आप सभी का आपके अपने चैनल द कंटेंट क्लाउड पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है समास। हर एक परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। समास किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट होते हैं, हर एक बेसिक से बेसिक चीज़ इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसकी परिभाषा। जब 2 या 2 से अधिक शब्दों या पदों के मिलने से एक संक्षिप्त शब्द या पद बनता है तो इस मेल को समास कहते हैं। ओके, कहने का अर्थ ये है कि शब्दों के संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। ओके, इसका अगर विग्रह करें हम लोग तो सम प्लस आस। सम का अर्थ होता है पूर्ण, आस का मतलब होता है आशय, होता है संपूर्ण आशय। इसका शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त या संक्षेप। ये आपको क्वेश्चन के फॉर्म में देखने को मिलेगा कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, सामाजिक शब्दों के लिए व पदों को अलग अलग करके व्याख्या करना विग्रह है। तो आप ये भी समझ लीजिए विग्रह क्या है। सामाजिक शब्दों के लिए व पदों को अलग अलग करके व्याख्या करना, जैसे हम लोगों ने अभी ऊपर ये अलग अलग करके इसको डिस्कस किया था कि सम का अर्थ क्या है और आस का अर्थ क्या है। ओके, अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे माखन चोर मतलब माखन को चुराने वाला, पतित पावन पतितों को पवित्र करने वाला। चलिए अब देख लेते हैं समास के कितने प्रकार होते हैं। तो समास के 6 प्रकार होते हैं, लेकिन अगर मुख्यतः देखा जाए तो समास के 4 प्रकार होते हैं। ओके, पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है बहुव्रीहि समास, पांचवा है द्विगु समास और छठवां है कर्मधारय समास। द्विगु और कर्मधारय ये हमारे मुख्य नहीं हैं। ओके, तो ये दोनों मुख्य नहीं है, बाकी ऊपर के 4 वो मुख्य समास हैं। अपना पहला समास जो कि है अव्ययी भाव समास, इसका अर्थ होता है, अव्ययी का अर्थ होता है, आ का अर्थ होता है ना, व्ययी का अर्थ होता है व्यय। व्यय का यहाँ पे मतलब है परिवर्तन के अर्थ से, खर्च के अर्थ से नहीं है। तो अर्थात जिसका परिवर्तन ना हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ओके, आगे इसकी बात करें तो इसमें पहला पद प्रधान होता है जिसका परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं होता है। उदाहरण से देखें तो यथाशक्ति, प्रतिमाह, प्रत्यक्ष अर्थात प्रति प्लस अक्ष, अजन्मा, आजीवन, बेरहम। और भी देख लेते तो बेदर्द। ओके, और बेशरम ये भी होता है, और बेहया। ठीक है, तो ये सारे ही हमारे जो उदाहरण हैं ये अव्ययी भाव समास के हैं। अगला पॉइंट है शब्द का द्वितीकरण भी होता है, मतलब जो हमारा वर्ड है, हमारा जो वर्ण है वो रिपीट होता है। जैसे कभी कभी, धीरे धीरे, धीरे, रात रात, जिसे हम रातों रात भी कह सकते हैं, बार बार, बारंबार भी होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए रातों रात में कौन सा समास है तो आपको तुरंत उस पर टिक कर देना है, अव्ययी भाव समास है। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले समास की ओर। अगला समास है अपना तत्पुरुष समास। ओके, इसकी परिभाषा है जिसमें अंतिम पद प्रधान होता है अर्थात दूसरे पद का अर्थ मुख्य होता है। इसमें प्रथम पद कारक को छोड़ अन्य कारक की विभक्ति से युक्त होता है। देखा जाए तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, यानी दूसरा पद प्रधान होता है। ओके, तो हम सभी को पता है कि कारक 8 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास में 6 कारकों का ही इस्तेमाल होता है, 2 समास का यूज नहीं होता है। ओके, उनमें से पहला है कर्ता और दूसरा है संबोधन। बढ़ते हैं उदाहरण की ओर। इसमें उदाहरण है दिल तोड़, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, मृगनाभि, चरित्र चित्रण, चरित्र का चित्रण, तारों भरी, तारों से भरी, चिड़ी मार, चिड़ी मार का अर्थ होता है बहेलिया। कवि पुंगव, यहाँ पे कवि होता है और पुंगव का अर्थ होता है श्रेष्ठ, यानी जो कवियों में श्रेष्ठ है वो। ओके, ये इंपॉर्टेंट भी है, आपसे पूछा जा सकता है। मतदाता, मत को देने वाला, मनमाना, यश प्राप्त, ये सभी हमारे तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। अब हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि अलूक तत्पुरुष समास क्या होता है। ओके, जब किसी समस्त पद के प्रथम पद में कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहे, ओके, उसे हम
अलूक तत्पुरुष समास कहते हैं। फिर से आपको बता देते हैं, जब किसी समस्त पद के प्रथम पद में कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहे उसे हम लोग अलूक तत्पुरुष समास कहते हैं, राइट। इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो इसका उदाहरण है युधिष्ठिर, थानेदार, बृहस्पति, ओके, बृहस्पति, वाचस्पति, ये भी इसका उदाहरण है अलूक तत्पुरुष समास का, राइट। तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नन तत्पुरुष समास, जिसकी परिभाषा होती है जब शब्दों को नकारात्मक बनाने के लिए आ या फिर अन, इन दोनों में से किसी एक का यूज हो, आ या अन को लगाकर शब्द का निर्माण किया जाए तो इसे नन तत्पुरुष समास कहते हैं। कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि अगर किसी शब्द के आगे हम आ या अन लगा देते हैं नन तत्पुरुष समास कहलाता है, ओके, तब वो शब्द नन तत्पुरुष समास का बन जाता है। अब आप इसके उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण है अटल, अचल, अज्ञान, अनहोनी, अनुपयोगी, और देख लीजिए अनुपयोगी, और मनसिज, ओके, ये इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये जितने भी उदाहरण हमने इसमें डिस्कस किए हैं इस सारे ही प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। हम अगले समास की ओर, जो कि है कर्मधारय समास। परिभाषा है जो सामासिक पद विशेषण और विशेष्य से मिलकर बनते हैं वे कर्मधारय समास कहलाते हैं। यानी उसमें पहला पद होता है विशेषण, दूसरा पद होता है विशेष्य। ऐसे ही अगर पहला पद है उपमेय और दूसरा पद है उपमान तो भी हमारा कर्मधारय होगा। पहला पद अगर प्रत्यक्ष है, दूसरा पद अप्रत्यक्ष है, तब भी हमारा जो शब्द होगा वो कर्मधारय समास ही होगा। अभी इसको अच्छे से हम लोग उदाहरण से समझ लेते हैं, ओके। है दुरात्मा, दूसरा है लाल किला, तीसरा है नीलकमल, फिर है महात्मा जो कि इम्पॉर्टेंट है, नवयुवक, चंद्रमुख, महादेव, पीताम्बर। जो पीताम्बर शब्द है ये आपका बहुव्रीहि समास ही होता है, ओके। अगर आपको ऑप्शन में बहुव्रीहि और कर्मधारय दोनों दिया जाएगा तो आपको बहुव्रीहि ही टिक करना है। अगर लेकिन आपको 4 ऑप्शन में से बहुव्रीहि ना मिले मगर कर्मधारय दिखे तो आपको कर्मधारय इसमें टिक करना है। अगर दोनों ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको बहुव्रीहि ही इसमें टिक करना। ये बहुव्रीहि समास के अंतर्गत ही आता है, ओके। अगला शब्द है नीलकंठ। नीलकंठ भी आपका बहुव्रीहि समास है क्योंकि ये दोनों ही पद मिलकर किसी और पद का अर्थ देते हैं, तो ये भी आपका बहुव्रीहि समास है। और नील गगन ये है कर्मधारय। बढ़ते हैं अगले समास की ओर, द्विगु समास। परिभाषा है जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है द्विगु समास कहलाता है, राइट। इसके उदाहरण है त्रिभुवन, दुपट्टा, नवग्रह, पंचवटी, सप्तद्वीप, दोपहर, तिरंगा, सतमंजिल, पंचतंत्र, सतसई, यानी 700 पदों का समूह, ओके। शताब्दी, त्रिलोक, पसेरी, के त्रिवेणी, चौगुनी, राइट। ये सारे ही जो उदाहरण हैं वो हैं हमारे द्विगु समास के। है कि अगर आपको क्वेश्चन में आता है कि तिरंगा में कौन सा समास है तो आपको टिक करना है द्विगु समास, ओके। बट अगर आपको पूछा जाता है कि तिरंगा झंडा में कौन सा समास है तो यहाँ पे आपका समास बदल जाएगा और आपका समास बन जाएगा बहुव्रीहि, ओके। यह आप पॉइंट याद रखिएगा। अगला है बहुव्रीहि समास। जिस पद में शब्दों का अर्थ ना लेकर एक अन्य अर्थ लिया जाए उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि समास के उदाहरण देख लेते हैं। तो वो पहला है गजानन अर्थात श्री गणेश, दशानन अर्थात रावण, त्रिनेत्र अर्थात शिवजी, एक दंत अर्थात श्री गणेश, नीलकंठ शिवजी, वीणावादिनी सरस्वती जी के लिए, लंबोदर अर्थात लंबा है उदर जिसका श्री गणेश, श्वेतांबर अर्थात सरस्वती जी, चक्रधर विष्णु भगवान के लिए, चतुर्भुज
ये भी विष्णु जी के लिए। पीताम्बर, ये श्री कृष्ण के लिए। ओके, ये हो गए हमारे बहुव्रीहि समास के उदाहरण। अगर आपसे पूछा जाए चौलड़ी में कौन सा समास है, तो आपको बताना होगा कि द्विग समास है। ओके, तो आपका ये द्विग समास हो जाएगा। लेकिन यही चीज़ आपको अगर वाक्य में पूछ ली जाए कि प्रिया चौलड़ी पहने है, तो तब यहाँ पे हो जाएगा बहुव्रीहि समास, राइट। चौलड़ी का अर्थ होता है वो गले में पहनने वाला माला। आगे इसी तरह है पंचवटी। तो अगर आपसे पूछा जाए पंचवटी में कौन सा समास है, तब आपको लगाना होगा कि ये द्विग समास है, क्योंकि यहाँ पे संख्या है आगे। बट यही चीज़ अगर आपको वाक्य में दी जाए कि सीता जी पंचवटी में बैठी हैं, तब यहाँ पे हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक, बढ़ते हैं अगले समास की ओर। अगला है द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और इसका विग्रह करने पर और या एवं लगता है, बीच में संयोजक का लोप हो जाता है। तो उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है माता पिता यानी माता और पिता, रात दिन, अन्न जल, अपना पराया, राजा रानी, रोटी कपड़ा, नमक मिर्च, राम लक्ष्मण, कृष्ण बलराम, राधा कृष्ण, वेद पुराण, घर द्वार आदि। ठीक है, सो ये हमारे थे द्वंद्व समास के उदाहरण में और या एवं का लोप हो जाता है, आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये चिन्ह। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा समास का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समास अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।